नमस्कार, मैं बजरंग सिंह चारण, आरईएजुएफ सीकर से। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला की विशेषताओं के संदर्भ में। कल गुलाम वंश और खिलजी राजवंश के समय की जो प्रमुख इमारतें थी, उनके निर्माण से की महत्वपूर्ण विशेषताओं पे चर्चा हुई। तो कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर, हमारे समझ में नहीं आता कि ये मेहराब क्या होता है, ये सैतीर क्या होती है, अष्टभुजी मकबरा क्या होता है, या ये दोहरा गुंबद क्या होता है। तो मैंने एक कोशिश की है कि डायग्राम या चित्र के माध्यम से इन सभी चीज़ों को आपके जहन में इस तरह से बिठा दिया जाए कि बिल्कुल एग्जैक्ट याद रहे आपको और कोई समस्या भी नहीं हो। जैसे ही आपके दिमाग में वो फोटो आएगी, आप अपने आप पहचान जाओगे। तो शुरुआत में मैं उन तकनीकी शब्दावलियों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर प्रतियोगिता परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान से सुने आप, और यही याद हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य की तकनीकी शब्दावलियों के बारे में। जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे, जो अलाई दरवाजा पढ़ा रहे थे उस समय, कि इसका गुंबद वैज्ञानिक रीति से सॉरी इसका जो दरवाजा या मेहराब है, वो वैज्ञानिक रीति से बना हुआ मेहराब है। देखिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अलाही दरवाजे की फोटो है, और एक्चुअल में अलाही दरवाजा कुतुब मीनार का एक प्रवेश द्वार का ही कार्य करता है, प्रवेश द्वार ही है। यहाँ आप देखिए कि वहाँ एक शब्द आया था कि वैज्ञानिक रीति से बना पहला ये मेहराब, या क्यों कहिए कि दरवाजा है, जिसमें वैज्ञानिक रीति का या मेहराब में वैज्ञानिक रीति का उपयोग किया है। अब इस मेहराब की आकृति देखिए आप, घोड़े की नाल जैसी है। इस संरचना को देखिए आप, ऐसा प्रतीत नहीं होता क्या? घोड़ा होता ना, उसके खुर में जो नाल लगी होती है, सेम वही संरचना है ये। तो आप इसको अपने जहन में बिठा ले कि अब जब वो पूछा जाता है कि वैज्ञानिक रीति से, तो यहाँ एक चीज नोट कीजिए आप कि इससे पहले के जो दरवाजे बने हुए हैं, उनके अंदर इमारत के ऊपरी हिस्से की ऊंचाई और दरवाजे की ऊंचाई में समन्वय नहीं है। जबकि यहाँ जो अलाई दरवाजा है, इस दरवाजे की ऊंचाई और इमारत के ऊपरी भाग की ऊंचाई के अनुपात को समानुपात रखा गया है। इस कारण दिखने में यह दरवाजा बहुत सुंदर लगता है। साथ ही आप पाएंगे कि जो इसमें डाट है वो नुकीले हैं, दिख रहे हैं ना, ये नुकीली नुकीली संरचना, तो ये डाटों को नोकीला बनाया गया है। और ये पूरी संरचना घोड़े के नाल के समान प्रतीत होती है। और इमारत के वजन को बिल्कुल व्यवस्थित करने के लिए इस तरह से इसकी संरचना बनाई गई है कि जो संरचना इस साइड में है, वही संरचना इस साइड में है। आप बिल्कुल एक मामूली सा भी फर्क नहीं महसूस करेंगे कि दोनों हिस्सों में कोई बदलाव किया गया है। तो जो अलाई दरवाजे का ये जो मेहराब है, ये वैज्ञानिक रीति से बना हुआ पहला मेहराब होगा, जिसमें कोशिश ये की गई है कि ऊपरी हिस्से की इमारत और नीचे की जो ऊंचाई है, उसमें एक अनुपात बना रहे। हो सकता है कि अगर इस दरवाजे को इस ढंग से नहीं बनाकर छोटे मेहराब में लेते, जैसे कुतुब मीनार में ये दिख रहा है ना, एक ये भी तो मेहराब का ही उदाहरण है, तो क्या ये दरवाजा दिखने में सुंदर लगता? नहीं लगता। जैसे इसके मेहराब को यहीं तक रख देते सपोज करो, तो फिर ये दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं होता। तो ये पहली संरचना कही जाएगी दिल्ली सल्तनत की, जिसमें मेहराब में के निर्माण में पूरी तरह से वैज्ञानिक रीति का उपयोग किया गया है। यानी ऊपर की ऊंचाई और दरवाजे की ऊंचाई को बिल्कुल समान रखने की कोशिश की गई है, ताकि दिखने में क्या रहे, एक बीच का जो अनुपात होता है वो बिल्कुल सिमिलर रखने का कोशिश किया गया, ताकि इमारत दिखने में सुंदर दिख सके। तो अब कोई पूछे आपको कि मेहराब क्या होता है, तो समझ जाओगे मेहराब ये आकृति होती है, इसको मेहराब बोलते हैं। अब घोड़े के नाल जैसी कैसी है, तो आप इस फोटोज को देखना, आप पाओगे कि घोड़े के खुर के अंदर लोहे की जो नाल लगी होती है, उसकी संरचना सेम इसी तरह के इसी पैटर्न के ऊपर आधारित होती है। तो मेहराब शब्द जैसे ही आए, तो आपके जहन में ये आकृति बिल्कुल फिट बैठ जानी चाहिए कि मेहराब इस तरह का होता है। फिर अगला देखते हैं कि जैसे अपन कुतुब मीनार पढ़ रहे थे, तब वहां लिखा कि इसकी संरचना बांसुरी नुमा है। तो आप देखिए, जैसे
यहाँ से यहाँ तक के आकार को देखिए कैसा लग रहा है, बांसुरी जैसा। फिर बीच में एक उभरा हुआ संरचनात्मक प्रतीक दिया गया, फिर बांसुरी नुमा संरचना दी गई है। ये क्यों किया गया है? सारी इमारत को बांसुरी नुमा क्यों नहीं बनाया गया? इसका कारण ये है कि अगर सारी इमारत को इसी पैटर्न पे बनाते बांसुरी नुमा संरचना में, तो इमारत की जो नींव थी उसके ऊपर वजन बहुत बढ़ता, क्योंकि फिर पूरा वजन इसी इसी संरचना के ऊपर आता जाता, और ये जो त्रिकोण के रूप में बाहर निकल गई है, इस वजह से वजन बाहर की तरफ डाइवर्ट हो गया। एक ही जगह नीम के ऊपर वजन नहीं आ रहा है। और फिर प्रत्येक मंजिल पे देखिए, जैसे एक मंजिल यहाँ की पूरी होती है तो यहाँ ये छज्जे बने हुए हैं, ये संरचना, इनको तोड़ों के ऊपर ठहराया गया है। तोड़े के क्या होते हैं, आप देखते हो ना, हमारे गाँव में या शहरों में पुरानी हवेलियाँ बनी होती है, उनके बाहर जो हवेलियों के ऊपर जो रेलिंग लगी हुई होती है, रोस लगी होती है, उसको ठहराने के लिए टोडों का उपयोग करते हैं, तो वो तोड़े हैं। और ये इस तरह से बनाए गए हैं कि वजन है ना, वो एक जगह केंद्रित न होकर अनेक भागों में बराबर बढ़ जाए, ताकि नीम के ऊपर वजन का प्रेशर नहीं हो और नीम फटे नहीं, इमारत दीर्घजीवी हो। इसी कारण इस संरचना का उपयोग किया गया है। तो अब समझ जाएंगे आप कि बांसुरी नुमा संरचना क्या होती है। जैसे ही ये शब्द आए तो आप कुतुब मीनार के इस फोटो को अपने दिमाग में, अपने जहन में याद रखिए, अपने आप आपको इस चीज़ की समझ विकसित हो जाएगी। फिर एक उदाहरण आता है अरेबिक और रोमन शैली के जो मेहराब होते हैं। ये जो फोटो दिख रहे हैं आपको, ये रोमन और अरबी शैली के मेहराब का सुंदर नमूना कहा जा सकता है। देखिए, जो रोमन शैली के मेहराब होते हैं, इनके ऊपरी हिस्से को ठहराने के लिए मेहराब के बाहरी हिस्से में छोटे पिलर और होते हैं, दिख रहे हैं ना, ये पिलर नुमी संरचना, ताकि वजन इसके ऊपर टिका रहे। और ये आंतरिक हिस्सा होता है ना इमारत का, उसमें दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे कोई बड़ा होल बना हुआ है तो उसके आंतरिक हिस्से में आप खड़े हो और इस तरह की संरचना ऊपरी हिस्से में दिखाई देगी, तो दिखने में बहुत सुंदर दिखाई देगी। साथ ही आप देखेंगे कि इस पद्धति में अलंकरण के लिए अरेबिक शैली का उपयोग किया गया। अरेबिक शैली में मोस्टली अलंकरण में क्या है, आप ये देखेंगे, वो होता है ना आपका ज्योमेट्री डिजाइन की आकृतियां, उसका उपयोग खुल के किया गया। तो ये अरबी और रोमन शैली का सुंदर नमूना कह सकते हैं किसको, मेहराब के संदर्भ में। ये ध्यान में रखिए, रोमन शैली के जो मेहराब होते हैं उनके बाहरी अंदर की तरफ जो छोटे पिलर होते हैं, उनके ऊपर मेहराब का वजन टिका हुआ होता है। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर एक शब्द आता है बगली डाट। बगली डाट क्या होती है? तो यहाँ आप देखिए, ये एक तरह की त्रिकोणात्मक संरचना होती है बगली डाट, और जिसके अंदर एक तरह का त्रिकोणा कोणा होता है। जैसे ये दिख रहा है ना, ये बगली डाट का ही उदाहरण है। अब ये त्रिकोणा कोणा क्यों बनाया जाता है? ताकि गुंबद का जो आधार है वो मजबूत हो सके। देखो इसमें समझो, आप ये फोटो दिख रहे हैं ना आपके, इसमें आप देखोगे कि जैसे ये हिस्सा है, फिर इसके पार्श्व में फिर ये बगली डाट यानी त्रिकोणात्मक हिस्सा हो गया, फिर इसके इस हिस्से में भी ये बगली डाट है। चलो ये फोटो नहीं आ रही। इससे क्या होता है, वजन कई भागों में बढ़ जाता है, और कई भागों में बढ़ने के कारण जो गुंबद का आधार होता है ना, वो और मजबूत हो जाता है, यानी टूटने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल न के बराबर हो जाता है। तो बगली डाट जहाँ भी शब्द आए तो आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि ये एक तरह का त्रिकोणात्मक संरचना होती है, त्रिकोणा होता है। ये दिख रहा है ना, जैसे फोटो में दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, ये इस साइड में भी है, फिर इमारत के इस साइड में भी है, इस साइड में भी, तो वजन 4 जगह बट गया ऊपर के गुंबद का, तो गुंबद का आधार बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ये बगली डाट, और खासकर बगली डाट का उपयोग केवल सल्तनतकालीन इमारतों में ही नहीं हुआ, बल्कि आप रोमन सभ्यता की या रोमन शैली की जो इमारतें हैं उनमें देखोगे तो भी पाओगे कि बगली डाट का बहुत सुंदर उपयोग किया गया है। फर्क इतना ही है कि दिल्ली सल्तनत में जिन बगली डाट की उपयोग से इमारतें बनी है, उनमें पिलरों की ऊंचाई कम है, और रोमन शैली के अंदर बगली डाट से जो इमारतें बनी है उनके पिलरों की ऊंचाई भी काफ़ी ऊपर तक ली गई है। तो ये बगली डाट का उदाहरण हो गया। फिर बलवा पत्थर पर नक्काशी और जो अरेबेक्स है, ये शब्द आया है। तो आप फोटो में देखिए, ये बलवा पत्थर है
जिसके ऊपर ये तो की गई है नक्काशी बहुत ही शानदार ढंग से। और ये जो मेहराब बना हुआ है, तो मेहराब के दोनों हिस्सों पर, आंतरिक पर और बाहरी पर, दोनों पर ही कुरान की आयतें लिखी गई है। किस इस पद्धति को क्या बोलते हैं? अरेबिक्स बोलते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये तो कुरान की आयतें लिखी गई है। और ये है, ये सूक्ष्म नक्काशी करके इमारत को सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। अब ये चूंकि अरबी में लेखन की इस पद्धति में भी इतना अलंकरण कर दिया जाता है कि दिखने पे ये बहुत ही शानदार लगती है। कारण ये कि इस्लाम के अंदर जीवित प्राणियों की आकृति के चित्रण को निषेध किया गया है। तो इमारतों के बाहरी स्वरूप को सजाने संवारने के लिए इस नक्काशी और अरेबिक्स पद्धति का उपयोग किया गया। तो अरेबिक्स आप समझ में आ गए कि इस तरह की जो ये कुरान की आयतें लिखी गई है, इस शैली को अरेबिक शैली कहा जाता है। फिर कुछ बच्चों के दिमाग में प्रश्न होता है कि गुंबद क्या होता है। मोस्टली तो आप स्कूल कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो गुंबद जान जाते हैं क्या होता है। यहाँ मैंने आपको एक फोटो दिखाई है गुंबद की आंतरिक संरचना। यहाँ एक चीज ध्यान में रखिए कि गुंबद के आकार को आपको जितना विशाल बनाना है वो उसके आधार के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ ये कोने दिख रहे हैं आपको, ये इसी में, इस फोटो में दो ही दिख रहे हैं, एक तो ये कोना और एक ये कोना। तो होता क्या है कि इस कोने को थोड़ा बाहर निकाला होता है, उसके ऊपर गुंबद का आधार टिका होता है। कहीं पे तो 4 कोनों में इनको बाहर निकाला जाता है। अगर आपको इमारत के गुंबद का आकार बड़ा बनाना है तो फिर कोने 6 करने पड़ सकते हैं, और बड़ा बनाना पड़ता है तो 8 कर सकते हैं। यानी कोणों की संख्या बढ़ाते जाओगे उतने ही गुंबद के आकार को वृद्धि होती चली जाएगी और वो बड़ा बनता दिखाई प्रतीत हो जाएगा। तो ये आंतरिक संरचना है गुंबद की। इसको भी सुंदर बनाने के लिए जब दोहरे गुंबद का उपयोग करते हो तो इमारत को सुंदर बनाने के लिए इसमें भी आंतरिक हिस्से में ये मेहराब रखे गए, खिड़कियां हैं जो मेहराब की आकृति में बनी हुई है, दिखने में बहुत सुंदर लगेगी। इसके अलंकरण के अंदर भी वही पद्धति देखिए आप, अरेबिक से पद्धति में तो ये कुरान की आयतें लिखी गई है, फिर ये फूल पत्तियां हो गई, फिर ये कुरान की आयतें हो गई, और यहाँ पर ज्योमेट्री डिजाइनों का उपयोग किया गया है। तो ये गुंबद की आंतरिक संरचना हो गई। फिर हम बताते हैं गुंबद की बाहरी संरचना क्या होती है। ये दिख रहा है आपको, ये गुंबद की बाहरी संरचना है। और इसमें आप पाएंगे कि जो बाहरी संरचना है इसमें 2 तरह के गुंबद होते हैं। एक तो खरबूजे के आकार का, और एक होता है आपका कंदनुमा। यानी अगर थोड़ा यूं बैठा हुआ गुंबद है वो खरबूजे के आकार का होगा, और कंद वाला होगा उसका पेट थोड़ा आगे गोलाई में बढ़कर ऊपर थोड़ा हल्का सा उठा हुआ होगा। तो ये गुंबद की बाहरी संरचना हो गई। आंतरिक संरचना आपने देख ही ली। फिर एक दोहरे गुंबद का उदाहरण और आता है, या इससे पहले मीनारें देख लो आप, कि कोई भी सल्तनत काल की इमारतें या खासकर मस्जिदें, मकबरे, इनके चारों कोनों के ऊपर ये मीनारें बनाई गई है। ये फोटो जामा मस्जिद का है दिल्ली की, जो मुगल काल की है। मीनारें थोड़ी अंदर की तरफ झुकी हुई होती है, हल्का सा। उसका कारण ये होता है कि ये झुकाव मीनार की सुदृढ़ता को मजबूत प्रदान करता है। तो आप ये ताजमहल में भी देख सकते हैं कि ताजमहल की मीनारें वो भी थोड़ी अंदर की तरफ झुकी हुई प्रतीत होती है। तो ये संरचनाएं मीनार के रूप में जानी जाती है, जो प्राय मस्जिदों और मकबरों के ऊपर बनी हुई दिखाई देती है। मीनारें इस्लामिक स्थापत्य का एक नूतन नमूना कहा जा सकता है। मुसलमानों के आगमन से पूर्व भारत में मीनारों का कोई ज़्यादा प्रचलन नहीं था। फिर तहतीर क्या होते हैं, ये शब्द आता है तो आपके जहन में एक संरचना याद होनी चाहिए। ये हिंदू मंदिर का कोई फोटो है। सहतीर छत के लिए काम में आते हैं। ये पत्थर दिख रहे हैं ना आपको, ये आडे इस तरह के, ये सारे क्या हैं, ये सहतीर हैं, जिनके ऊपर जैसे नीचे ये पट्टियां दिखी, इन सहतीरों के ऊपर पट्टियां रखी गई है। तो जो ये जो शैली है ना सहतीर वाली, ये हमारी हिंदुस्तानी शैली है, जिसमें छत को सपोर्ट देने के लिए, जैसे यूं समझ लो
आप अपनी भाषा में यूं सामान्य समझो तो गाटर शब्द तो सुना हुआ ना आपको, पट्टियां रखने के लिए काम में लेते हैं, वही एक तरह का सहतीर है। पुराने समय में प्राचीन काल में पत्थर के सहतीरों का उपयोग होता था, किंतु फिर इससे जो छत होती थी ना उसका आकार, सॉरी, जो आंतरिक हिस्से के कक्ष होते थे उनका आकार बड़ा नहीं हो पाता था। बड़ा आकार तो गुंबदों के कारण ही संभव हुआ है। तो ये संरचनाएं क्या होती है, सहतीर होती है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, गाटर शब्द का को याद रख लो। जैसे गाटर लगाते हैं ना पट्टियों के नीचे, वैसी ये सहतीरें होती थी, ये पत्थर की बनी होती थी। फिर ये स्तंभ, ये सल्तनत कालीन स्तंभों की संरचना है। यहाँ एक चीज देखना आप, सल्तनत कालीन जो स्तंभ है वो नाटे कद के हैं, आकार में छोटे हैं, कद में छोटे हैं। और वहीं आप मुगल कालीन स्तंभों को देखेंगे तो मुगल काल के जो स्तंभ है वो आकार में बहुत बड़े दिखाई देंगे, लंबे और पतले होंगे, जबकि ये साधारणतः नाटे कद के हैं। तो ये इनको बोलते हैं स्तंभ। और मुगल काल के स्तंभ है ना, वो संभवतः हिंदू मंदिरों के स्तंभों से प्रेरित है, इस कारण उनके ऊपर अलंकरण भी बहुत ज्यादा है। सल्तनत कालीन स्तंभों के ऊपर अलंकरण का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया गया है। साधारण सा आधार है, नीचे तो उसका आधार पीठ होगा और ऊपर ये उसका दूसरा जो जहाँ से ये आर्च या चाप टिक रहा है उसका आधार होगा। ये सल्तनत कालीन जो आपका स्तंभ विन्यास है उसकी संरचना है। ध्यान में रखिए, सल्तनत कालीन जो स्तंभ है वो आकार में बौने हैं, छोटे हैं, वहीं मुगल काल के स्तंभ होंगे वो आकार में पतले और लंबे होंगे। फिर मकबरों को पढ़ते हैं तो आते हैं कि ये अष्टभुजाकार मकबरा है, ये वर्गाकार मकबरा है। तो ये एक अष्टभुजाकार मकबरे की संरचना दिखाई गई है, यानी अठ पहलू, जैसे वो आपके ज्योमिति में नहीं होता क्या, षटकोण अष्टकोण, तो ये 8 कोणों के ऊपर बना हुआ, तो इसको अष्टकोणीय मकबरा कहते हैं। ये लोधी काल की संरचना कही जा सकती है। तो या तो वर्गाकार होता है, या 6 कोणों पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 8 पे भी हो सकता है। तो अष्टभुजाकार मकबरे थे, ये संभवतः लोधी काल के अंदर बने हैं। और सुल्तानों के मकबरे अष्टभुजाकार हैं और अमीरों के मकबरे चतुर्भुजाकार है। तो ये अष्टभुजाकार का उदाहरण हो गया। फिर एक शब्द आता है दोहरा गुंबद। दोहरा गुंबद क्या होता है, देखिए यहाँ ये समझिए, ये किसी दोहरे गुंबद की संरचना का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ आप देखिए 2 गुंबद दिख रहे हैं, एक तो ये मूल गुंबद है, ये तो क्या हो गया, मूल गुंबद, और इसके ऊपर एक गुंबद और बनाया गया है। जैसे इसमें देख लो, ये मूल गुंबद हो गया और इसके ऊपर एक ये और गुंबद बन गया। अब ऐसा दोहरे गुंबद का निर्माण क्यों होता था? एक्चुअल में इमारत को ऊंचा दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? दोहरे गुंबद का प्रयोग करते थे। अब आपका प्रश्न होगा तो फिर 2 बनाने की कहाँ जरूरत थी, सीधा एक ही क्यों नहीं बना दिया जाता? इसमें तकनीकी दिक्कत आती है कि अगर ये गुंबद नहीं बनाकर सीधा यही बनाया जाता है तो फिर इसका वजन इतना ज्यादा होगा कि ये इस पे ठहर नहीं पाएगा। तो वजन को 2 भागों में बांटने के लिए दोहरे गुंबद का उपयोग किया गया है। यानी इस गुंबद के वजन को ये गुंबद सह रहा है और इस गुंबद के वजन को ये जो आपके पत्थर के स्तंभ लगे हुए हैं वो उठाए हुए हैं। इस कारण वजन 2 भागों में पड़ जाएगा, इमारत ऊंची भी दिखेगी और उसकी मजबूती भी बनी रहेगी। इसलिए सल्तनत काल के अंदर, खासकर लोधी काल में, दोहरे गुंबदों के निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ हुई और इसका मूल उद्देश्य यही था कि इमारत काफ़ी ऊंची दिखे ताकि दिखने के अंदर बहुत सुंदर हो। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो तकनीकी शब्दावलियां थी वो आपके जहन में अच्छे से समा गई होगी और अब आप आराम से इनको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम शुरुआत करते हैं तुगलक कालीन स्थापत्य कला। यहाँ एक चीज़ ध्यान में देख रखिएगा आप कि तुगलक काल के अंदर जो स्थापत्य कला थी उसके स्वरूप में परिवर्तन आता दिखाई देगा। जैसे खिलजी काल की जो इमारतें हैं उनके अंदर अलंकरण और वैभव के ऊपर विशेष बल दिया गया है, जबकि तुगलक काल की इमारतों के अंदर सादगी है। आकार में जरूर वो विशाल है, किंतु वो जो अलंकरण आपका
खिलजी कालीन अलंकरण था या सुंदरता थी, वो तुगलक काल में आपको नहीं दिखाई देगी। उस चीज का यहाँ अभाव सा दिखाई पड़ेगा। और इमारतें विशालता में खिलजी कालीन इमारतों से अधिक है, किंतु मजबूती की दृष्टि से वो कमजोर है खिलजी काल की इमारतों के साथ अगर इनकी कंपेयर करते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि तुगलक काल की इमारतें इतनी सादगी के साथ क्यों बनाई गई। तो उसका संभवतः सीधा सा कारण ये था कि एक तो आर्थिक जो स्थिति थी वो कमजोर थी, आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, और दूसरा जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसकी वजह से भी इनके निर्माण के ऊपर एक तरह का नकारात्मक प्रभाव आया है और इमारतों को ज़्यादा सुंदर नहीं बनाया गया है। यहाँ खिलजी काल के अंदर लाल बलुआ पत्थर की इमारतें बनती थी, वहीं तुगलक काल के अंदर साधारण पत्थरों का उपयोग किया गया किसके निर्माण में, इमारतों के निर्माण के अंदर। और दीवारों को चौड़ा बनाया गया। तुगलक कालीन इमारतों की अपनी एक विशेषता है, ढलवां दीवारें और चौड़ी दीवारें। तो दीवारों को चौड़ा बनाने के लिए क्या किया गया है कि दो समांतर दीवारें खींचकर बीच के हिस्से में मिट्टी और पत्थर के टुकड़े भरे गए हैं। तो ये तुगलक काल की अपनी विशेषता है। तुगलक काल की मूल विशेषता क्या है? चौड़ी दीवारें, ढलवां दीवारें। एक और महत्वपूर्ण विशेषता दिखेगी कि नींवों को मजबूती प्रदान करने के लिए पुस्ती का निर्माण किया गया। पुस्ती क्या होती है? आपने देखा होगा कि हम जैसे नींव से थोड़ा सा ऊपर उठकर एक पैरेलल पत्थर का या ईंटों का सपोर्ट देकर एक संरचना और तैयार कर देते हैं ताकि नींव मजबूत बनी रहे। आपने गाँव में देखा होगा कि जैसे नींव जमीन से बाहर आती है, उसके बाहर पुस्ती बांध दी जाती है ताकि नींव और मजबूत बन जाए। तो आपके तुगलक काल के अंदर भी इस पुस्ती के निर्माण का अच्छा उपयोग किया गया है और पुस्ती को मिट्टी से दबा दिया गया है ताकि बाहर से वो दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि अगर पुस्ती बाहर से दिखाई पड़ेगी तो दोहरी संरचना हो जाएगी और थोड़ा दिखने में वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है ताकि वो दिखने में बाहर केवल एक सिंगल दीवार ही दिखाई पड़े। एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता तुगलक काल की इमारतों की, निर्माण में मीनारों का जो उपयोग है वो बहुत कम है, न के बराबर कह सकते हैं। जबकि खिलजी कालीन इमारतों में मीनारों के निर्माण में खूब प्रयोग भी हुए हैं और खूब मीनारें बनी भी है। और यहाँ जहाँ आपने पढ़ा होगा कि खिलजी काल के अंदर तहखानों का निर्माण नहीं होता था, वहीं तुगलक काल के अंदर तहखानों का निर्माण खूब होता है। अब तकनीकी रूप से तहखाने को इसलिए अच्छा नहीं मानते थे कि इससे इमारत की जो मजबूती होती थी ना वो प्रभावित होती थी, क्योंकि सीलन आने का भय रहता था। इसलिए तहखाने खिलजी काल में तो न के बराबर नहीं, किंतु तुगलक काल में तहखानों का खुला उपयोग किया गया है। इस जमाने के जो मेहराब है, स्तंभ है, वो बिल्कुल सादे बने हुए हैं और ये जो दीवारें हैं ये मिस्र के पिरामिडों की तरफ के समान अंदर की ओर झुकी हुई है और इस पद्धति को सलामी पद्धति कहा गया। ये जरूर याद रखिए, तुगलक काल की अपनी विशेषता है सलामी पद्धति। क्या है सलामी पद्धति? कि मिस्र के पिरामिडों की भांति जो दीवारें हैं वो अंदर की ओर झुकी हुई है, इसी तकनीक को क्या कहते हैं? सलामी पद्धति कहते हैं। और इसका उद्देश्य इमारत को मजबूती और सुदृढ़ता प्रदान करना था। तो एक शब्द तो याद रखना कि सलामी पद्धति क्या है। तो आपके जहन में होना चाहिए कि मिस्र के पिरामिडों के समान दीवारों को अंदर की तरफ झुकाकर बनाया जाता था, ये सलामी पद्धति थी। इसका उद्देश्य इमारत को सुदृढ़ता प्रदान करना होता था। और इसी युग के अंदर पहली बार अष्टकोणीय मेहराबों का प्रयोग शुरू होता है, जो आगे चलकर लोधी काल में काफी फलेगा फूलेगा। और ये तुगलक काल के निर्माण की एक यूनिक विशेषता कही जा सकती है, अष्टकोणीय मेहराबों के निर्माण की प्रक्रिया का शुरू होना। और इसको आगे चरम पे इसको प्रसिद्धि मिलेगी लोधी काल के अंदर। और चार कोनों वाले मेहराब थे, ये तो चलो पहले से ही प्रचलित थे और इनका प्रयोग भी तुगलक कालीन इमारतों में विशेष रूप से हुआ है। और ये अष्टकोणीय मेहराब आने लगे ना, तो फिर अष्टभुजीय मकबरों के निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। अष्टभुजीय मकबरों के निर्माण की प्रक्रिया तुगलक काल में होती है, किंतु लोधी काल में वो अपने पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। तो तुगलक काल की स्थापत्य की विशेषताओं के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि ढालू दीवारें,
सलामी पद्धति का उपयोग, पुस्ती का निर्माण, सादी इमारतें, विशाल इमारतें किंतु टिकाऊपन में कुछ कमजोर, मीनारों का बहुत कम प्रयोग, ये तुगलक काल की अपनी विशेषता कही जा सकती है। और सिंपल से शब्दों में याद रखिए, ढलवां दीवारें या जो सलामी पद्धति है, ये तुगलक काल की अपनी एक यूनिक विशेषता कही जा सकती है। किंतु फिरोज तुगलक के काल की जो इमारतें हैं, इसके अंदर इस सलामी पद्धति का प्रयोग नहीं हुआ है। ये भी ध्यान रखिए कि किस तुगलक सम्राट ने सलामी पद्धति का उपयोग नहीं किया, तो वो कौन होगा? फिरोज तुगलक। मेहराबों के संदर्भ में देखें तो तुगलक काल के जो मेहराब और सहतीर है ना, ये एक तरह से स्तंभ सरदल पद्धति का या सिद्धांत का संयुक्त रूप कहा जा सकता है। ये तुगलक काल की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके मेहराब और सहतीर है, और वो एक तरह से सरदल पद्धति के नमूने कहे जा सकते हैं। और ये जो विशेषता है वो हौज खास में आपको विशेष रूप से दिखाई पड़ेगी। अब तुगलक काल के कुछ निर्माण हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा देख लें कि जो गयासुद्दीन तुगलक था, उसने तुगलकाबाद फोर्ट का निर्माण कराया और इसके चारों ओर एक कृत्रिम झील का भी निर्माण कराया गया था। और यहीं इस झील के पास ही गयासुद्दीन ने अपना मकबरा बनाया था, जो एक तरह से शेरशाह सूरी के मकबरे का पूर्वगामी है, क्योंकि सहसाराम में जो शेरशाह सूरी का मकबरा बना है वो भी एक तरह से एक झील में ही तो बना हुआ है ना, झील के किनारे। तो गयासुद्दीन तुगलक का कंसेप्ट भी यही था। तुगलकाबाद फोर्ट है, उसका कोई निर्माण बहुत उच्च कोटि का नहीं है। दीवारों को चौड़ा बनाया गया, मजबूत आधार देने की कोशिश की गई है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मंगोलों के आक्रमण का भय रहा होगा, इसलिए आनन फानन में इसका निर्माण हुआ। तो कोई उच्च कोटि का निर्माण इसको हम नहीं कह सकते। ये गयासुद्दीन का जो मकबरा है, ये भी एक नई शैली को जन्म देने वाला प्रतीत दिखाई पड़ेगा आपको। ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाने के पीछे कारण क्या था कि ताकि इमारत की जो सुंदरता है वो और ज़्यादा बढ़ सके और दूर से ही इमारत आपको दिखाई पड़े। और मार्बल के गुंबद का उपयोग हुआ है, तो ये एक यूनिक विशेषता कही जाएगी। और इसका जो गुंबद है वो एक तरह से हिंदू वास्तुकला का जो कलश प्रतीक चिन्ह है ना, उसके अनुकरण के आधार पर निर्मित किया गया है। और गयासुद्दीन ने ये जो 56 कोट का दुर्ग बनाया था, ये भी तुगलक काल का निर्माण है और ये रोमन शैली में बना हुआ है। ये जरूर ध्यान में रखिए कि 56 कोट के दुर्ग के निर्माण की शैली क्या है। तो 56 कोट के दुर्ग का निर्माण रोमन शैली से हुआ है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली में जहांपनाह नगर बसा है और एक तुगलकाबाद के निकट उसने आदिलाबाद का फोर्ट बनाया है। और बलबन का जो लाल महल था उसका भी एक तरह से मरम्मत का कार्य किसके समय में हुआ है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ है। तो ये तुगलकाबाद के निकट जो आदिलाबाद का फोर्ट है ना, इसकी संरचना के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है कि इसकी संरचना मूलतः स्थानीय हिंदू किलों से प्रेरित ही दिखाई पड़ती है। इसमें कोई मुस्लिम शैली के प्रभाव को इंगित करने वाला कोई विशेष निर्माण इसमें दिखाई नहीं पड़ता है। मोहम्मद तुगलक के समय जहांपनाह नगर में जो इमारतें बनी है उनमें अब लगभग सारी इमारतें नष्ट हो गई है। एक तो सतपहाल बांध है और एक विजय मंडल, जिसको विजया मंडल बोलते हैं, जो ये इमारतें अब खंडहरों के रूप में अवशिष्ट रूप में अवस्थित है। ये जो विजय मंडल है, संभवतः ये पानी की आपूर्ति के लिए वो पुल बनाकर उसके ऊपर से निकालने के लिए बनाई गई संरचना होगी। एग्जैक्ट इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो सतपुला पुल बना हुआ है, ये 2 मंजिली मेहराबों का पुल था। अब इसका लगभग ज़्यादातर हिस्सा नष्ट हो चुका है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही बना है, जहांपनाह नगर में बनाया गया इसको। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने 12 खंबा महल का निर्माण कराया था। ये भी अब जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है। इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया था। वैसे अपनी मृत्यु से पूर्व निजामुद्दीन औलिया ने कह दिया था कि मेरी जो कब्र है उसके ऊपर किसी तरह का कोई मकबरा नहीं बनना चाहिए, मुझे खुले आकाश में ही सोने दिया जाए। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने
क्योंकि वो उनका बड़ा शिष्य था तो उसने ये मकबरा बनाया है। और फिर एक महत्वपूर्ण तुगलक सम्राट था फिरोज तुगलक। इसने फिरोज शाह कोटला नामक एक नया किला बनाया, कहाँ पर? दिल्ली में। और हौज खास और इसी के निकट एक 2 मंजिला मदरसा बनाया है। तो ये उसके ज़माने के निर्माण कहे जा सकते हैं। फिरोज की जो इमारतें हैं, इसके अंदर अलंकरण के लिए कमल के फूल का कमल फूल का खूब उपयोग किया गया है। ये थोड़ा ध्यान में रखिए, ये अलग एक विशेषता हो जाएगी कि फिरोजकालीन इमारतों के अलंकरण के लिए हिंदू शैली के किस प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो कमल फूल के अलंकरण का उपयोग यहाँ पे किया गया है। यही आप देखिए कि फिरोज तुगलक ने हौज खास में अपने प्रधानमंत्री खाने जहां तेलंगानी, जो उसका वजीर था, जिसको आप मलिक मकबूल कहते हैं, उसका अष्टभुजाकार मकबरा बनाया। ये दिल्ली के अंदर निर्मित पहला अष्टभुजाकार मकबरा है। बिल्कुल याद रख लेना इसको, गांठ बांध के आपके जहन में याद होना चाहिए ये कि दिल्ली सल्तनत काल के अंदर अष्टभुजाकार मकबरा पहली बार किसकी याद में बना है? तो फिरोज तुगलक ने अपने वजीर खाने जहां तेलंग की याद में इसका निर्माण कराया था। वैसे तो कहा जाता है कि इसका निर्माण खाने जहां तेलंग का पुत्र था ना, कौन, मलिक मकबूल, जो वो भी वजीर ही था, उसने इसका निर्माण कराया है। पर काल किसका आएगा? काल फिरोज तुगलक का ही आएगा। ये जो खाने जहां तेलंगानी था, इसका पुत्र था ना, कौन, जूना शाह, उसने 3 मस्जिदों का भी निर्माण कराया है। ये भी ध्यान में रखिए, काली मस्जिद, किरकी मस्जिद और कल्लन मस्जिद, ये तीनों जोना शाह, जो कौन, खाने जहां तेलंग का पुत्र था, उसने इनका निर्माण कराया। फिरोज तुगलक ने इल्तुतमिश के द्वारा जो हौज शमसी बनाया गया था और अलाउद्दीन के द्वारा जो हौज अलाई बनाया था, उसका भी पुनर्निर्माण कराया है। इनकी मरम्मत भी कराई है, इसके थोड़े आकार को भी अभिवृद्धित करने की कोशिश की गई है। और हौज खास का जो मदरसा है वो भी किसके द्वारा बनाया गया? फिरोज के द्वारा ही बनाया गया है। और फिरोज को शिकार का बड़ा शौक था, तो कुश्क ए शिकार महल का निर्माण भी किसने कराया है? फिरोज ने ही कराया है। और फिरोज की निर्माण में अत्यधिक रुचि थी, इसी कारण इतिहासकार हेग ने फिरोज की तुलना किससे की है? रोमन सम्राट आगस्टस के साथ की है। ये जरूर याद रखिए कि किस इतिहासकार ने फिरोज की तुलना रोमन सम्राट आगस्टस के साथ की है, तो वो वेल्जुल हेग होंगे। ये नाम आपको याद रहना चाहिए। और एक ये कबीरुद्दीन औलिया की कब्र है, ये भी तुगलक काल की, ये नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में बनी हुई है। और इसकी यूनिक विशेषता क्या है? इसका जो गुंबद है ना, ये एक तरह से लाल है, तो इसको लाल गुंबद का नाम दिया, लाल पत्थर से बना हो तो लाल गुंबद का नाम दिया गया है। फिर सैयद काल में कोई बहुत विशिष्ट निर्माण कार्य नहीं हुआ है। मुबारक शाह और मोहम्मद शाह का मकबरा है, जो एक तरह से अष्टभुजाकार शैली का बना हुआ है। इसकी शुरुआत तुगलक काल में हो ही गई थी। आगे फिर हम देखेंगे तो लोधी काल की जो इमारतें हैं वो थोड़ी स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट होगी। और पर्सी ब्राउन ने सैयद और लोधी काल को क्या कहा है? मकबरों का युग कहा है। ये जरूर याद रखिए आप, किस इतिहासकार ने सैयद और लोधी काल को मकबरों का काल कहा है, तो वो पर्सी ब्राउन ने इसका उपयोग किया है। लोधी काल के जो मकबरे हैं, इनमें मुगलों के मकबरों की से पहले की एक विशेषता दिखाई पड़ेगी। ये ऊंचे आधार पर बने, चबूतरों पर बने, ताकि दूर से ही दिखे। जैसे लोधी गार्डन के अंदर वो सिकंदर लोधी का मकबरा है, तो उसको देखकर आपको आभास हो जाएगा कि जैसे हुमायूं का मकबरा बना है, तो शायद हो सकता है कि उससे प्रेरणा ली गई हो। और कुछ जो ये जो मकबरे ये उद्यानों के बीच में बने हैं, जैसे मुगलों के समय में आप वो पढ़ोगे ना, चार बाग पद्धति, तो उसका एक तरह का आरंभ या आगाज लोधी काल में ही हो रहा है। और दिल्ली का जो ये लोधी गार्डन है, इसमें जो मकबरा है, वो इसकी पूर्व अभिव्यक्ति कही जा सकती है। और लोधी काल में मकबरों की सुंदरता भी बढ़ी और मकबरे बने भी खूब, इसलिए लोधी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। यानी विशेष रूप से मकबरे बने हैं। और कुछ जो इतिहासकार हैं वो तो ये भी कहते हैं कि मुगलों को मकबरों के अलंकरण और निर्माण की जो प्रेरणा मिली है, कुछ हद तक लोधी काल के मकबरे भी उसके उदाहरण कहे जा सकते हैं।
लोदी काल के मकबरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सुल्तानों के मकबरे तो अष्टभुजी हैं, याद रखना, सुल्तानों के मकबरे अष्टभुजी हैं और जो अमीर हैं उनके मकबरे चतुर्भुजी है। तो सुल्तानों के मकबरे अष्टभुजी होंगे और अमीरों के मकबरे जो चतुर्भुजी विन्यास के ऊपर आधारित होंगे। सिकंदर लोदी के समय पहली बार, अभी हमने पीछे चर्चा की है ना, दोहरा गुंबद, दोहरा गुंबद। तो ये दोहरे गुंबद के निर्माण की प्रक्रिया किस समय शुरू हुई है? सिकंदर लोदी के समय शुरू हुई है। दोहरे गुंबद से होता क्या है कि इमारत की ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है, तो दिखने में बहुत सुंदर लगती है। तो दोहरे गुंबदों का उपयोग यहाँ विशेष रूप से दिखाई पड़ेगा आपको। और सर्वप्रथम सिकंदर लोदी का जो मकबरा है ना, उसी के अंदर दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। तो ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और सिकंदर लोदी के मकबरे की दो विशेषताएं याद रखना, एक तो दोहरे गुंबद से युक्त है और दूसरा ये अष्टभुजाकार या अष्टकोणीय मकबरा है। जैसे लोदी काल के मकबरों में पता है आपको कि सुल्तानों के मकबरे अष्टभुजी होंगे, वहीं जो आपके अमीर हैं उनके मकबरे चतुष्कोणीय होंगे। और वैसे वर्गाकार मकबरों का निर्माण भी इस समय हुआ है। और जैसे इसमें आप देखेंगे कि वर्गाकार जो मकबरे हैं उनमें ताज खां का जो मकबरा है ना, ये सुंदर मकबरों की श्रेणी में आता है। फिर दादी का मकबरा भी इसी शैली का है। और सिकंदर लोदी के समय में उसके प्रधानमंत्री मियाँ भुआ ने दिल्ली के अंदर ये जो मोट की मस्जिद बनाई है, ये भी लोदी काल के निर्माण का एक सुंदर नमूना कहा जा सकता है। तो ये दिल्ली सल्तनत के दो राजवंश यानी लोदी और तुगलक काल की इमारतों का एक संक्षिप्त सा वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आशा करता हूँ कि आप इन तकनीकी शब्दावलियों को साथ में जोड़ते हुए पढ़ोगे तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी और प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी उपयोगी होता है। तो इस पाठ को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। चलो, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।